Hey everyone, in this video we are going to discuss about a very important topic from prelims perspective, that is earthquake, and this topic is also important from mains perspective because disaster management and recent few earthquake eruptions, this earthquake topic becomes important. So let's discuss this, but before going into this topic, let's see what we are going to discuss in this topic. तो हम पहले अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, और सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ की वेव्स, कंपैरिजन बिटवीन दीज वेव, शैडो जोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में, रिस्क जोन्स इन इंडिया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सुनामी भी इसके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि सुनामी भी अर्थक्वेक से रिलेटेड टॉपिक है। तो सुनामी क्या होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं, ये सब चीज़ें। प्रोपेगेशन का 2024 में या 2025 में ही क्वेश्चन आया था भी। तो ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ विच इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, और दिस एनर्जी जनरेट वेव्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अब वो जो वेव्स होती हैं, जो उनको क्या कहलाती हैं, वो सीस्मिक वेव्स कहलाती हैं। अब देखो, अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वोल्केनिक अर्थक्वेक ये नेचुरल कॉजेज है अर्थक्वेक के, और बाकी फिर कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये मैन मेड कॉजेज कह सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज कह सकते हैं। देखो, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कैसे होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है, कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी या कुछ होंगी, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक अर्थक्वेक कहलाता है। कोलैप्स अर्थक्वेक, जब जैसे माइंस हो गई, जैसे कोल माइंस हो गई, ये सब जो माइंस वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं, तो वो कहलाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जब न्यूक्लियर एटॉमिक बम्स या फिर वॉर वगैरह की वजह से एक्सप्लोजन होते हैं, तो वो कहलाता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे डैम्स वगैरह की वजह से अगर अर्थक्वेक आते हैं तो वो रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहलाते हैं। एक चीज और समझने वाली है कि डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है। डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक का मतलब, देखो पहले उसके पहले ये चीज समझ लो कि जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक में एक फोकस होता है, जिस जगह से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग हुई, जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस कहलाता है। और इसके सबसे नियरेस्ट जो सरफेस पे पॉइंट होता है, इसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो जहां से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग हुई उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहेंगे, और जहां वो जो उसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा सरफेस में, उसे कहेंगे एपिसेंटर। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ अर्थक्वेक, इसी को हाइपोसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर होता है द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू इट्स फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो ये जो डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक है, यहाँ पे बात होती है कि उसका जो हाइपोसेंटर है और जो फोकस है वो कितनी डेप्थ में है। अगर वो 300 से 700 किलोमीटर में वो डीप कहलाता है, इसी तरह 60 से 300 किलोमीटर के बीच का इंटरमीडिएट कहलाता है, और जो 60 किलोमीटर से कम में होता है वो शैलो कहलाता है। तो ये जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, याद रखना कि शैलो अर्थक्वेक दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। तो जब हाइपोसेंटर 60 किलोमीटर से कम होगा तो शैलो अर्थक्वेक कहलाएगा, एंड दैट विल बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। अब सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो वेव्स ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और वो वेव्स जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कहलाती हैं सीस्मिक वेव्स। अब इनका नाम सीस्मिक रहता है, इसीलिए इनको जब मेजर करते हैं तो मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर कहलाता है। कुछ इस टाइप का दिखता है, सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर, कुछ भी कह लो। तो जैसे जैसे अर्थक्वेक की वेव्स आती हैं, इसमें रिकॉर्डिंग इस टाइप से रिकॉर्ड होती रहती है। अब जो सीस्मिक वेव्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती है। एक हो गया बॉडी वेव्स और दूसरी हो गई सरफेस वेव्स। 2 टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। अब जो बॉडी वेव होती है, देखो सरफेस वेव हो गई और बॉडी वेव। तो बॉडी वेव जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पी वेव्स, एस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स। जब हाइपोसेंटर से एनर्जी रिलीज होती है तो वो सीस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं। प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये सबसे पहले सरफेस तक पहुंचती हैं। एपिसेंटर जो होता है वो पी वेव जब पहुंचती है उसी पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं।
तो सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती हैं, फिर उसके बाद एस वेव पहुंचती हैं, और फिर जो सरफेस में जो ट्रेवल करती हैं वो होती हैं सरफेस वेव्स। तो पी वेव्स जो होती हैं, पी वेव और एस वेव, इनका एम्पलीट्यूड कम रहता है। सरफेस वेव जो रहती है इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है। एम्पलीट्यूड तो पता है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब वेव ट्रेवल करती हैं तो जो इसकी वेव की हाइट होती है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। और वेव लेंथ क्या होती है? जो टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस रहता है, जो टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस रहता है उसे कहते हैं वेव लेंथ। तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा रहता है। देखो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, इसके बीच में कंपैरिजन कुछ भी देख लो। तो जो पी वेव्स होती हैं ये दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो वेव्स के बारे में पहले समझते हैं। तो वेव्स में दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होती हैं ट्रैवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें जो वेव्स हैं वो जो वाइब्रेशन है वो वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं, और ट्रैवर्स वेव में क्या होते हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं जो वेव्स वो वेव्स के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पी वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब पैरेलल रहते हैं इसमें, और एस वेव्स क्या रहती हैं? ट्रैवर्स वेव रहती है, मतलब इसमें क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अब पी वेव्स क्या आती हैं? तो पी वेव्स दे आर दी फास्टेस्ट। देखो मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट। पी वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एस वेव क्या होती हैं? ट्रैवर्स वेव होती हैं। सरफेस वेव होती हैं, ये भी ट्रैवर्स वेव होती हैं। पी वेव्स जो होती हैं दे आर द फास्टेस्ट, फिर उसके बाद आती हैं एस वेव, और सबसे कम वेलोसिटी होती है सरफेस वेव्स की। ये बॉडी वेव्स हैं, पी वेव, एस वेव, और ये सरफेस वेव है क्योंकि इनका प्रोपगेशन केवल सरफेस तक ही लिमिटेड है। अब पी वेव्स जो होती हैं ये सबसे, देखो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि जिससे प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बनते हैं कि पी वेव्स जो हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑल सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। पर एस वेव जो होती हैं ये केवल सॉलिड से ही ट्रेवल कर सकती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है समझने में जब हम शैडो जोन्स के बारे में समझेंगे, इसी के बाद समझेंगे। तो जो पी वेव्स होती हैं बस इतना याद रखो कि पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट एस वेव जो होती हैं दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, अब सरफेस वेव के बीच बारे में एक और पॉइंट कि दे कॉज द ग्रेटेस्ट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक होता है तो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं वो करती हैं सरफेस वेव। क्यों करती हैं? क्योंकि एक तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और दूसरा ये ट्रैवर्स वेव होती है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब शेडो जोन का टॉपिक समझते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। शेडो जोन्स वो जोन्स होती हैं जहां पर दे आर द रीजन्स ऑन द अर्थ सरफेस वेयर सर्टेन सीस्मिक वेव, कौन कौन सी? पी वेव्स एंड एस वेव कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय सीस्मोग्राफ। तो वो प्लेसेस जहां पर पी वेव और एस वेव दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड, वो वाली जोन्स कहलाती हैं, शेडो जोन्स कहलाती हैं। अब एक चीज और याद रखने वाली कि जो शेडो जोन्स होती हैं एस वेव की ये ज्यादा होती है, शेडो जोन पी वेव की कम रहती है। देखो इसको समझते हैं डायग्राम से। देखो अब कोर में दो पोर्शन है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में। तो आउटर कोर में अब देखो एस वेव जो होती है दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली। तो जो एस वेव है जब हाइपोसेंटर से इस वेव्स हर डायरेक्शन में जाती हैं तो एस वेव जो है केवल इतने एरिया बस में डिटेक्ट होती है, उसके बाद डिटेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कोर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो शेडो जोन है एस वेव का वो 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक होता है। पर पी वेव्स जो है दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल थ्री मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पी वेव्स जो है ये पूरे में डिटेक्ट होती हैं एक्सेप्ट 105 टू लेके 145, 105 टू लेके 145। तो शेडो जोन जो पी वेव का है इतना है और जो एस वेव का है वो इतना है। तो क्लियरली बता सकते हैं कि जो शेडो जोन एस वेव का होता है वो पी जोन से ज्यादा होता है। ये एक डायग्राम है समझने के लिए कि कौन किस स्टेट में रहता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में रहती है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में रहती है, बाकी फिर ये सब होगा, ये सब सॉलिड में ही रहते हैं ज्यादातर। अब अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं? तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दो टाइप की स्केल होती हैं, एक होती है रिश्टर स्केल, एक होती है मर्करी इंटेंसिटी स्केल। रिश्टर स्केल जो होती है क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? वेव्स का मैग्नीट्यूड। और मर्करी स्केल क्या करती है? इंटेंसिटी को मेजर करती है। इसके बारे में पहले पढ़ें, पहले रिश्टर स्केल देखते हैं। तो रिश्टर स्केल मेजर करती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये किस चीज में रहती है, किस चीज से इसको मेजर किया, मतलब किस चीज में इसको मेजर किया जाता है? तो लॉगरिथम में। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली, वो है ये पॉइंट
कि each whole number increase in the magnitude it represent 10-fold increase in measured amplitude और 31 time more energy। तो each whole number increase मतलब है 31 time more energy रिलीज हो रही है। ये होती है रजिस्टर स्केल। ये क्या बनाते, ये क्या मेजर करने के लिए होती है, मैग्नीट्यूड लॉगरिथम के उसमें रहती है और एक होल नंबर का जो इंक्रीज है वो 31 टाइम मोर एनर्जी इंडिकेट करता है। अब मर्केली इंटेंसिटी स्केल क्या है? मर्केली इंटेंसिटी स्केल ऐसा समझ लो जो दिखता है उसे नापती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड इन इफेक्ट। इसका इफेक्ट जो ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होगी, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी जाने का, ये सब चीजें जो मेजर करती है वो मेजर करती है मर्केली इंटेंसिटी स्केल। इसमें 1 से 12 तक रहती है। 1 मतलब नॉट फेल्ट, 12 डिनोटिंग टोटल डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड, रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करती है, लॉगरिथम के उसमें रहती है और 31 टाइम्स मोर एनर्जी होता है अगर एक होल नंबर इंक्रीज हो। तो मर्केली इंटेंसिटी स्केल क्या मेजर करती है? वो इफेक्ट मेजर करती है कि ह्यूमन लाइफ में कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। पड़ा मतलब अर्थक्वेक का कैसा इफेक्ट पड़ा। अब ये चीज हो गई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो वोल्केनोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट के, मेजर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो जहाँ टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं उस जगह पे जो अर्थक्वेक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, मिड एटलांटिक रिज में, हिमालयन रीजन में भी हैं जो इंडिया का हिमालयन रीजन है, और कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन्स हैं जैसे ईस्ट अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये सब जगह पर। अब इसको मैप से समझते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया। तो पैसिफिक ओशियन के जो पूरे में सर्कम पैसिफिक बेल्ट में पाए जाते हैं, इसे कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रिंग ऑफ फायर। ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पहला हो गया जहाँ पे अर्थक्वेक पाए जाते हैं वो हो गया सर्कम पैसिफिक बेल्ट या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फिर ये अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल मिडिल सेक्शन से जाती है, ये कहलाते हैं मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेट डाइवर्ज होती हैं, इसलिए यहाँ पे पूरी रेंज में वोल्केनोज पाए जाते हैं। वोल्केनोज जहाँ पाए जाएंगे वहाँ अर्थक्वेक होगी, क्योंकि तो अर्थ वोल्केनिक अर्थक्वेक भी एक टाइप है अर्थक्वेक का। यहाँ पे भी इस वाली रेंज में भी, इस वाले एरिया में भी जो रिंग ऑफ फायर पे है, यहाँ पर भी वोल्केनोज पाए जाते हैं। तो यहाँ वोल्केनोज पाए जाते हैं, यहाँ अर्थक्वेक होती है, यहाँ वोल्केनोज पाए जाते हैं तो यहाँ अर्थक्वेक होता है। बाकी फिर ये ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैली हो गई, ये वाला पोर्शन हो गया हिमालय वाला। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थक्वेक के जो मेजर सोर्सेस हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं, मिड अटलांटिक रिज में, हिमालयन रीजन में, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन्स में। अब इसका इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट रिस्क जोन के नाम से किया गया, रिस्क जोन के हिसाब से किया गया। तो रिस्क जोन्स 4 रिस्क जोन्स में इंडिया को, पूरे इंडिया को 4 रिस्क जोन्स में डिवाइड किया गया। अब इसमें एक याद रखने वाली चीज है कि जोन 1 नहीं है। क्या याद रखने वाली चीज है? कि जोन 1 नहीं है, और जितनी बड़ी जोन होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा। तो जोन 5 जो होती है, जोन 5 इज वेरी हाई डैमेज जोन। फिर जोन 4 आती है हाई डैमेज रिस्क जोन, जोन 3 मॉडरेट, फिर जोन 2 लो डैमेज रिस्क जोन। इसके ये वाली टेबल पीपीटी में डली है और पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ, उससे आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको मैप से समझते हैं। तो जो जोन 5 है, जो वेरी हाई रिस्क जोन है, वो कौन कौन सी है? वो हो गई, एक तो हमारा देखो सबसे पहले ये हो गया पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, कच्छ रीजन हो गया, और बाकी कुछ कुछ पैचेस यहाँ हिमालय रीजन में, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। ये हैं वेरी हाई रिस्क जोन्स। फिर उसके बाद आती हैं जोन 4 जो कि है हाई डैमेज रिस्क जोन। हाई डैमेज रिस्क जोन में कवर होता है पूरा हिमालय हमारा, जो पूरा इंडियन हिमालय है वो कवर होगा, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को छोड़कर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जोन 5 में आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द हिमालय जो है वो कवर हो जाएगा जोन 4 में। अब इसमें कुछ एरिया याद रखने वाले हैं। एक तो ये हो गया ये वाला एरिया, यहाँ पे महाराष्ट्र का ये वाला एरिया, और कच्छ के पीछे वाला एरिया, ये हो गया जोन 4। बाकी फिर जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये जोन 3 है, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है जो मिडिल पोर्शन हो गया, एमपी यूपी वाला, तेलंगाना वाला हो गया, उड़ीसा का आधे से ज्यादा पोर्शन हो गया, झारखंड वाला पोर्शन हो गया, ये सब जोन 2 में आते हैं। बस इतने। एक चीज और याद रखने वाली चीज है कि जो पूरा कोस्टल एरिया आता है, कोस्टल एरिया, ज्यादातर जो कोस्टल एरिया है वो जोन 3 में आता है।
क्लियर है? अब ये कुछ मेजर अर्थक्वेक्स हैं जो रिसेंटली आए कर, तो ये प्रीलिम्स के कुछ PYQs देख लेना जो कि अर्थक्वेक टॉपिक से आए हैं। ओके, तो ये था, इतना था अर्थक्वेक के बारे में और इतना ही पढ़ने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं, सुनामी के बारे में देख लेते हैं थोड़ी उधर। ठीक है, सुनामी। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी इट इज अ जैपनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। तो जो बड़ी बड़ी वेव्स आती है, सुनामी के बारे में सब कोई जानता है वैसे भी, तो जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो सुनामीज कहलाती हैं। अब सब बड़ी वेव नहीं होती, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है वो सुनामी कहलाती हैं। जो बड़ी बड़ी वेव्स अर्थक्वेक वगैरह की वजह से हो जाती हैं। अब इसके देखो कॉजेज देख लो, तो कॉजेज क्या है? तो कॉजेज, सुनामी इज जनरली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, जनरली कॉज्ड बाय, ठीक है, बट नॉट ऑल अर्थक्वेक कॉजेज जनरेट सुनामी, क्योंकि जो वो अर्थक्वेक ही होते हैं जो सुनामी जनरेट करते हैं जिनका हाइपोसेंटर या फोकस वो सी के अंदर रहता है। ठीक है, टू जनरेट सुनामी अर्थक्वेक मस्ट अगर अंडरनीथ और नियर द ओशन। तो जब जिस अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर या फोकस ओशियन में होगा, ओशियन के नीचे होगा या फिर ओशियन के पास होगा, सिर्फ वो अर्थक्वेक ही सुनामी को जनरेट कर सकते हैं। पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा सुनामी आती है, याद रखने वाली चीज है कि पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा सुनामी आती है। और कुछ और लेस कॉमन कॉजेज हैं जैसे सबमरीन लैंडस्लाइड, सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन, और सबसे ज्यादा रेयरली मेटेओराइट इम्पैक्ट। मेटेओराइट इम्पैक्ट ऐसे डेली बेसिस पे नहीं होते रहते, इट इज अ वेरी रेयर कॉज। अब सुनामी जनरेशन के बारे में देखें, तो सुनामी जनरेशन के पहले ये देख लो कि सुनामी प्रोपेगेट कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। अब प्रोपेगेट कैसे होती है? प्रोपेगेट, तो वेव का प्रोपेगेशन अगर पता होगा तो उसके बारे में, जैसे वेव प्रोपेगेट होती है उसी तरह से सुनामी प्रोपेगेट होती है। पर प्रोपेगेशन में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में जो याद रखना जरूरी है। पहली चीज कि ओपन ओशियन में, यहाँ क्वेश्चन नहीं ओशियन है, गलत लिखा है, ओपन ओशियन में सुनामी इज ए लेस देन फ्यू फीट्स हाइट एट द सरफेस बट इट्स वेव हाइट इंक्रीजेस रैपिडली इन शैलो वाटर। तो जब ओपन ओशियन में रहती है तो ओपन ओशियन में जो सुनामी की जो हाइट है वो कम रहती है, पर जैसे जैसे कोस्ट के पास आते जाते हैं तो उसकी हाइट जो है वेव्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज स्पीड के बारे में, तो ओपन ओशियन में जो सुनामी की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ओपन ओशियन में सुनामी की स्पीड रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, पर जब जब जैसे ही कोस्ट के पास सुनामी ट्रेवल्स स्लोअर इन कोस्टल वाटर, जहाँ पे सुनामी जो होती है जब कोस्ट के पास पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है। तो दो चीज समझने वाली है कि पहला उसकी हाइट के बारे में कि ओपन ओशियन में उसकी हाइट कम रहती है पर स्पीड ज्यादा रहती है, और दूसरी चीज कोस्टल एरिया में क्या होता है, उसकी सुनामी वेव्स की जो हाइट है वो हाइट बढ़ जाती है और स्पीड घट जाती है। एक बार और रिपीट करते हैं कि ओपन ओशियन में सुनामी वेव्स की जो हाइट रहती है वो कम रहती है पर स्पीड ज्यादा रहती है। दूसरी चीज कोस्टल एरियाज में उस ये सुनामी की जो हाइट रहती है वो बढ़ जाती है पर स्पीड जो हो जाती है वो कम हो जाती है। क्लियर है? ये देखो सुनामी वेव्स की जो हाइट है यहाँ पे, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कम है। जैसे सरफेस के पास आई तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या होगी, लेकिन जब यहाँ पे हाइट कम है तो क्या होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इसके कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और इस वीडियो को एक बार और देख लेना। पीपीटी इसका जो PDF वो टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, उसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।